देखो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग जो जेई एडवांस का पेपर 2 था। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, बिकॉज देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये तुमको बेसिकली मैक्सिमम टाइम एरोडोव में ये भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आप एरोडोव में देखोगे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मतलब इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस एरोडोव में हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि बहुत से बच्चे इस वे में जाते हैं कि नहीं हम एचसी वर्मा करते हैं, एचसी वर्मा इज बेटर फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, एचसी वर्मा बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होता है उसको आपको बताता है। ठीक है, बट जब हम अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो वहां पर एचसी वर्मा के सेक्शंस कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं जा पाते जहां से हम एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि आप जरूर एरोडोव को सॉल्व करें। और मैंने जो देखा है 2020 का पेपर उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरोडोव स्टाइल में है। ठीक है, तो मैं एक दो तीन टर्म्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बताऊं कि फर्स्ट आपको कैलकुलेशंस बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग रखने के साथ साथ क्या करो कि जैसे 1 से 100 तक का स्क्वायर रूट भी तुम्हें याद रखना है। कि ऑब्वियस सी बात है 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, झक तो मार नहीं रहे, तो ऑब्वियसली इतनी चीजें तो याद रख ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको ये चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा था कि ये फनी इंसिडेंट क्यों है इस क्वेश्चन के साथ कि एक बच्चे ने मेरे पास आया कि कहा कि सर ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से सॉल्व किया है और वो मेथड रॉन्ग है बट उसका आंसर जो है वो परफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और एग्जैक्टली इसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, दोनों हम डिस्कस करते हैं। और मैं तुमको बताता हूँ कि उसने जो रॉन्ग किया बट उसका आंसर आया और वो कैसे आया, और जब इसको सही मेथड से अपन सॉल्व कर रहे थे तो भी आंसर आया है, बट वो भी कैसे आया मैं दोनों सिचुएशंस बताता हूँ आज। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि एक थर्मल आइसोलेटेड सिलेंडर है। ये कैसा है? थर्मल आइसोलेटेड सिलेंडर। थर्मल आइसोलेटेड सिलेंडर का मतलब क्या होता है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सिलेंडर क्लोज वेसल्स है। ये कह रहा है 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकली, ये आपको दिख रहा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे समझना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देखो मतलब मैं ऐसे बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये 4 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बाई डाइथर्मिक है। ठीक है, परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है, ये थर्मल कंडक्टर है और ये क्या है? डाइथर्मल है। ठीक है, डाइथर्मल है मतलब टेम्परेचर दोनों साइड इक्वल कंसीडर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये भी कह रहा है कि थर्मल कंडक्टर है, फ्रिक्शन लेस है और मास इसका दिया हुआ है। चलो ये वाला डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कहीं सॉल्व करने में यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मास दिया हुआ है, तो 8.3 kg इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, एट द partition is held initially at a distance of 4 meter from the top. Is it clear? As shown in symmetrical figure below, each of the two parts of the vessel contain 0.1 mole. ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है इसका भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.1 है और ये पार्ट जो है इसका भी नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे पास वो 0.1 है, मतलब n की वैल्यू। इज इट क्लियर? एन आइडियल गैस, टेम्परेचर इसका 300। ठीक है, द पार्टीशन इज नाउ रिलीज मूव without any gas leakage from one part of the vessel on the other when equilibrium is reached. The distance of the partition from the top will be, मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ समझो, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है और कहीं किसी पोजीशन पे आके ये क्या हो रहा है? वापस इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। ठीक है, और जब ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि द पार्टीशन इज नॉन, क्या हो रहा है? नाउ रिलीज मूव विद without any gas leaking from one part of the vessel to the other when equilibrium is reached, मतलब किसी तरह से ये equilibrium reach कर जा रहा है। the distance of the partition top in meter will be, मतलब हमें क्या करना है जब ये इस तरफ आ रहा है, सपोज करो यहाँ से यहाँ ये जो आया ये x कुछ आ गया, तो ये जब x आ रहा है तो यहाँ देखो, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ऐसे सपोज कर लो, पूरा यहाँ तक पकड़ लो, तो ये जो डिस्टेंस सपोज करो y है,
तो ये y की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो मैं यहाँ पे तुमको दोनों मेथड बताता हूँ और ध्यान से समझना कि देखो मेथड 1 क्या है। जो मैंने तुमको बताया कि एक स्टूडेंट था, वो मुझे बता रहा था कि सर मैंने इस तरह से सॉल्व किया है और मेरे आंसर आए हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स और उसके परफेक्ट इंटीजर आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व कर रहा था। देखो अगर तुम ऐसे समझो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सपोज करो ये x नीचे जा रहा है। ठीक है, जब ये x नीचे जा रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे समझो कि इसका फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा। तो देखो अगर फाइनल कंडीशंस के लिए लिखोगे ये x नीचे जा रहा है तो प्रेशर लगेगा यहाँ से नीचे, क्या हो जाएगा ऑब्वियसली इस कंडीशंस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + x नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वेशंस अगर हम बना रहे सिंपल गैस लॉ का इक्वेशन बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो p 4 + x, ठीक है, इंटू एस, मतलब ये पी भी हो गया और डिवाइड बाई मैं क्या कर देता हूँ टी, और थर्मली है तो ये टेम्परेचर क्या ले लेंगे 3, क्योंकि जी को ऐसे लेके चल रहे हैं नेग्लेक्ट। ठीक है ना, जैसा उसने सॉल्व किया मैं आपको बताऊं, और देखो कैसे इस पे भी सॉल्व हो जा रहा है। और जब हम दूसरे कंडीशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पी प्लस क्या हो जाएगा एम जी एस। ठीक है बेटा, एस इसका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। ठीक है, इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जब नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 4 - x, इज इट क्लियर, 4 - x इंटू एस, और डिवाइड बाई क्या लिख लिया मैंने 300। ठीक है, तो ये क्या हो गया पी वी बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एनआर, और एनआर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, आर की भी वैल्यू यहाँ पे देखो 8.3 दिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं रॉन्ग मेथड को भी सही करने में हेल्पफुल हो रहा है। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 8.3 ऐसे लिखेंगे एनआर की वैल्यू। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से बेटा एक एक टर्म्स को समझ लेना है यहाँ पे, जैसे इसको इसके साथ कंपेयर करके पी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो पी इंटू एस तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एस इज इक्वल टू, यहाँ कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 83 डिवाइड बाई क्या लिख लूंगा हम 4 + x, ये हो गया, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगर ये वैल्यूज तुम्हें दिख गई, ये पीएस की वैल्यू, अब इस पीएस की वैल्यू देखो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू एस आ जाएगा, तो ये जो दूसरे इक्वेशन में मैं इस पीएस की वैल्यूज को यूज करता हूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 83 डिवाइड बाई 4 + x, और इसको कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, चलो 83 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3 × 83 डिवाइड बाई 4 - x। देखो ये दोनों इक्वेशन को, मतलब ये जो लिखा है मैंने सेकंड, ये दोनों को कंपेयर करके लिखा, और यहाँ पे पी एस जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसकी ये वैल्यूज पुट की है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर उसने क्या किया है, यहाँ से इसने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 1/4 - x, इस तरफ चेंज करके कर लो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/4 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा तो 12 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस जगह देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अपॉन क्या लिखेंगे हम 16 - x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो पार्टीशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज आई है इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब अरेंज कर लो, इसको क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये क्वाड्रेटिक कैसा दिखेगा तुमको x² + 6x - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकाले तो क्या होता है -b + -√b² - 4 इसी ना, तो ये क्या हो जाएगा -6 ± √, कितना हो जाएगा ये 36 प्लस करेंगे तो ये 16 और यहाँ 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 64 और डिवाइड बाई 2, तो ये क्या दिखेगा तुमको 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, यहाँ पे 36 और ये कैंसिल करेंगे रूट्स में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 और 2, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो गई वो क्या मिल गई हमको 2। तो देखो यहाँ y, तो y इज इक्वल टू एक्चुअल में तुम बॉटम टॉप टू बॉटम जाओगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे x + 4, यही होगा ना, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2 + 4, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है देखो इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या मेरा 6, और ये 6 इसका आंसर है।
ठीक है, तो इस तरह से भी कैलकुलेट करके 6 आंसर आ रहा है। बट तुम क्वेश्चंस में ध्यान से देखो कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा, और ग्रेविटी के कारण अगर ये नीचे जाएगा तो तुम एक चीज याद रखो कि जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, गेन इन इंटरनल एनर्जी। मतलब यहाँ टेम्परेचर जो हमने 300 केल्विन मतलब डाइथर्मल लेके हर तरफ इक्वल करके टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चले हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी के कारण उसमें चेंजेज आएगा, मतलब पहले हमको बाय द परफेक्ट रूल हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट समझ में आया, तो मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऐसा दिया हुआ है और इस जगह सिचुएशंस जैसा दिया हुआ है, जैसे हम जब लिखेंगे एन सी वी बाई डी टी, तो इस कंडीशंस में जब ऐसा होता है तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे कि सी वी जो होता है उसको हम मोनो एटॉमिक लेके चलते हैं और वहाँ पे वैल्यूज क्या लेते हैं 3/2। ठीक है ना, आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर में, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे इसको अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मतलब तुमको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वो काम नहीं कर सकते जो काम किया गया है इसमें। ठीक है ना, वो काम अपने नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम एग्जैक्ट आंसर आया है 6। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, अब हम इसको क्या आता है बाय द रूल परफेक्ट कंडीशंस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ हम बात करते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, तो देखो मेथड 2 में समझना, मेथड 2 के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो मेथड 2 में देखो पूरे इक्वेशंस को लिखो जैसे हमने लिखना शुरू किया था। तो ऑब्वियसली हम एनर्जी से कंसीडर करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, mgh इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है मतलब क्या लिखोगे, ncv इंटू डेल्टा टी, ये लिखेंगे देखो मेथड 2 में। ठीक है, तो m की वैल्यू अब यहाँ पे एक एक टर्म समझो, m की वैल्यू क्या है मेरे पास 8.3। ठीक है, 8.3, g वैल्यू दिया हुआ है 10, देखो क्वेश्चंस में यहाँ देखो, अब ध्यान से देखना, देखो g की वैल्यू दिया हुआ है और इतना सॉल्व किया है हमें, क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है कि इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब क्लियर था यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में क्या था मैं तुमको अब बताऊं कि इसमें आईआईटी की भी बातें बताऊंगा कि क्या चक्कर है आईआईटी का। देखो इंटू 10 और इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या लगेगा, x हमने कंसिडर कर रखा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n है, तो n कंसिडर करना है हमको, n सी बी डी टी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लेना है हमको, एन सी बी डी टी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जब कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 0.2 है ना तो इसको पॉइंट हटा देते हैं हम। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सी बी 3/2 और इंटू क्या लिखूं 8.3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टी फाइनल माइनस 300, ये आएगा ना चेंज टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा टी फाइनल की वैल्यू, और टी फाइनल की वैल्यू देखो मैंने कैलकुलेट किया है तो मैं इसको लिख देता हूँ, 300 प्लस आ रहा है मेरे पास 100x डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं, ये मुझे टी फाइनल की वैल्यू आ गई। अब ड्यू टू द प्रीवियस कंडीशंस देखो जो हमने इक्वेशंस लिखा था, ठीक है, वो हम क्या लिख रहे थे, देखो p 4 प्लस एक्स इंटू एस डिवाइड बाई, अब हम 300 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी फाइनल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे p प्लस एम जी बाई एस। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 माइनस एक्स इंटू एस, अब फिर डिवाइड बाई हम क्या लिखेंगे टी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 8.3। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जब वैल्यू है तो वापस हम उसी तरह पी एस की वैल्यू मतलब दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को कंपेयर करके जैसे हमने निकाला था पी एस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो कहीं दिक्कत होगी नहीं, तो 300 प्लस 100x अपॉन 3। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई क्या आ रहा है मेरे पास 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 83 डिवाइड बाई 3, और ये क्या हो गया 9 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, ये हो गया मेरे पास वैल्यू। ठीक है, अब देखो हम दूसरा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस का पंगा हो जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्टेप देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ ये इक्वेशन और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये पी एस की वैल्यू जैसे मैंने प्रीवियसली किया था वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुट कर देते हैं। देखो
ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यूज क्या मिलेगी मेरे पास, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा समझना, स्पेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ देखो इस जगह हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को वापस कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको, तो क्या लिखेंगे, देखो 83 डिवाइड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या आया है x डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स। देखो यही है पीएस की वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तुमको दिख रहा है ये आएगा, और प्लस इसको कैलकुलेट करो तुमको क्या मिल जाएगा, ये 83 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0.83, और यहाँ पे हम टी फाइनल की वैल्यू डालेंगे 300 प्लस 100x अपॉन 3 डिवाइड बाई क्या लिखना है हमको 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, क्लियर है, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा बेटा, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो मेथड 1 है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इस टर्म्स को समझो, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो मेथड 1 है ये तुमको क्लियर हो गया है, बट मैंने एकदम बताया कि मेथड 1 कॉन्सेप्चुअली अगर बात करोगे तो ये मेथड 1 में प्रॉब्लम है, और उसका रीज़न भी तुमको समझ में आ गया कि क्या रीज़न है कि ये गलत है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि अब हम इस सेक्शंस को आगे देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, मतलब हमने कहाँ इक्वेशन छोड़ा था, पी एस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जब कंसिडर करोगे तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, मतलब मैं वो इक्वेशन वापस एक बार लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, देखो यहाँ मैंने इक्वेशन लिखा था 83 डिवाइड बाई 3, और क्या था 9 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू थी, पी एस की वैल्यू, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके निकाला था, प्लस 83, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 0.83, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमको दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन ही है एक्चुअल में, ठीक है, 100x अपॉन 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स। बेटा एज अ टीचर मेरी कैलकुलेशन बड़ी खराब हो चुकी है, बट एज अ स्टूडेंट उस टाइम बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये रूल्स होता है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो 83 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम 9 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 83, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 83 बाई 3, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 900 हो जाएगा, और ये तुमको वापस तुमको ये दिख जाएगा 9 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 4 माइनस एक्स। अब तुमको कुछ चीजें टर्म्स क्लियर हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर ये 83 और ये 83 काउंट कर दे, ये 3 इधर तो ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो अब इसकी वैल्यूज तुम ध्यान से देखना, देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 9 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये वैल्यू हमको दिखेगी। मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 2x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 18x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वापस क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, फॉर्मूला आपको पता है माइनस 18 क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 324, और ये हो जाएगा प्लस 960 डिवाइड अपॉन 10। तो ये वैल्यू क्या दे रही है मेरे पास माइनस 18 प्लस माइनस रूट अंडर 1284 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहां से इसको और कैलकुलेट करो तो x की वैल्यू तुमको क्या दिखेगी माइनस 18, देखो 1284, अगर तुम यहाँ पे रूट का ध्यान रखोगे तो तुमको एक चीज पता है यहाँ पे
कि अगर 36 का स्क्वायर अपने करते हैं तो कितना मिलता है 1296, और ये 1284 है, मतलब 35.9 के आसपास हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से -18 प्लस 35.9 डिवाइड बाई 10, तो ये x की जो वैल्यू होगी वो तुमको क्या मिलेगी अप्रॉक्स 1.79 के आसपास। ठीक है, तो 1.79 यहाँ पे मिलेगा। अब देखो ध्यान से कि ये जो हमने y की वैल्यू लिखी है, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये x+4 है, ये क्या है मेरे पास x+4 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो रही है 1.79 प्लस 4 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 5.79, जो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 6 के बराबर। इंटीजर का क्वेश्चन है तो क्लियर आ रही है बात। समझ, अप्रोक्स क्या लिखेंगे 6, ठीक है ना, 5.79 को अप्रोक्स हम क्या लिख सकते हैं 6। तो यहाँ देखो ये एक्चुअल मेथड है जिससे सॉल्व करना है। एक्चुअल आईआईटी का क्वेश्चंस जो है, ये जो क्वेश्चंस था ये तुमसे सॉल्व इसी वे में करवाना चाह रहा था, मगर क्या हुआ कि डाटा इस तरह से उन्होंने सेट कर दिया कि जिसके कारण हम टेम्परेचर को उस कंडीशंस में लेके कि चलो कि अगर इक्वल ले लेते हैं, डाइथर्मिक है, तो उस कंडीशंस में भी सॉल्व कर रहे थे तो आंसर आ रहा था हमारे पास। ठीक है, इंटीजर क्वेश्चन से आंसर आ रहा है, तो इज इट ओके? आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है ना, बट आपको सॉल्व कैसे करना था ये मेथड था। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर तुम कहोगे कि सर ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो बेटा मैं हमेशा बोलूंगा जो 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है परफेक्ट वे में एरोडोव में मिलेंगे। ठीक है, एरोडोव देखो, या फिर एक बुक आती है, ठीक है, आशीष अरोड़ा की, फिजिक्स की, ठीक है ना, जो फिजिक्स फॉर जेई एडवांस करके उनकी एक बुक आती है, वो आप ट्राई करोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, बट आप ये सोच रहे होगे कि नहीं एचसी वर्मा इज बेटर है कि हम जिससे जेई मेंस एडवांस दोनों, तो यहाँ पे थोड़ी बातें प्रॉब्लमेटिक है कि एचसी वर्मा के लेवल जो है एडवांस को नहीं टच करते। ठीक है, तो वहां पे बट ये भी नहीं है कि एचसी वर्मा आपको सॉल्व नहीं करना है, एचसी वर्मा आप सॉल्व करोगे तभी आपको क्या वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है और यही कहीं ना कहीं टाइम किल कर लेगा। तो उसके लिए मेरे 2-3 चीजें हमेशा याद रखो कि एक तो बड़े क्वेश्चन को रीड करने का तरीका आपको आना चाहिए कि बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे रीड करें। दूसरा, आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर रूट हमेशा याद रखना पड़ेगा, और जब भी कभी भी कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करो तो उसके जितने भी सम्स करो उसके पूरे कैलकुलेशन करो और इंड तक आंसर लेके आओ। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठो और खुद से प्रैक्टिस करो इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। आपको मैंने सारे सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 6 के भी बताए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक बीकर है जिसका रेडियस है r, ठीक है, इज फिल्ड विथ अ वाटर। ये जैसे बीकर है इसका रेडियस दिया हुआ है r, मतलब कंटेनर का रेडियस है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है क्या r। इज इट क्लियर? फिल्ड विथ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप टू अ हाइट h as shown in the figure। देखो हाइट h तक ये फिल है as shown in the figure on the left। the beaker is kept on a horizontal table, rotation and angular speed omega। ठीक है, horizontal table और इस पे क्या कह रहा है ओमेगा से हो रहा है। this makes the water surface curve to show that the difference in the height of the water level of the center and the circumference of the beaker is h। और जहां h जो है, देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि ये जो h दे रहा है ना स्मॉल h, उसका एक रिलेशन दे रहा है कि स्मॉल h बहुत छोटा है कैपिटल h से, और दैट इज स्मॉल h बहुत छोटा है r से, बीकर मतलब बीकर का जो रेडियस है उससे भी, as shown in the figure on the right। take this surface to be approximate spherical। ओके, ये जो सरफेस है, जैसे इसको जब हम घुमाते हैं ना तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तुमने ये चीज देखा होगा कि ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं पैराबोला कंसीडर, पैराबोला होता है और उसका इक्वेशंस भी हमने निकाला है, y की वो जो वैल्यूज होती है वो भी हमने निकाला है। तुमको हर बुक में इसके कंडीशंस मिलेंगे जब तुम फ्लूइड मैकेनिक्स कंसीडर करोगे तो। ठीक है, एरोडोव में तो इस तरह से एक कंप्लीटली क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, टेकिंग दिस सरफेस टू बी अप्रॉक्सिमेट स्फेरिकल विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो r दिया, मतलब बेटा ये देखो ये जो स्फेरिकल है मतलब इसको सेंटर अगर कंसिडर कर ले तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है,
जो कि क्या दिया हुआ है मेरे पास आर, ये क्या दिया हुआ है आर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो देखो पहला तो हमको ये ऑप्शन में तुमको कैपिटल आर निकालने के लिए कह रहा है, तो मेरी बात को थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना। इस कंडीशंस में कि अगर मैं तुमसे इसको कंसिडर करूँ, देखो ये डिस्टेंस पूछूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब ये बचा हुआ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली आर माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि एच ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर माइनस एच। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर लो इसको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल आर देखो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से इस तरफ ले आओ, तो कैपिटल आर की वैल्यूज क्या दिख रही है हमको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, ठीक है। ये वैल्यू हमको किसकी मिल रही है, कैपिटल आर की। अब ऑप्शन में चेक करो कि जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो कितने, देखो एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 2h, मतलब ऑप्शन ए तो यहाँ से मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन आपको समझ में आ गई है, क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि अगर ये ऑप्शन तुमको क्लियर है और अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कि आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, जो पैराबोला वाला कंडीशन है उसमें तुमको क्या ध्यान रखना है, इस टर्म्स को भी समझो, ठीक है। कि अगर हम इस वे में जाएंगे तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि कभी भी अगर इस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो तुमने जब इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना, जब वो ओमेगा से मूव कर रहा है, तो वहां पर आपको एक चीज पता होगा कि ये जो स्मॉल h है इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू हम लोग यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ऐसा लिखते थे ना, कंडीशन है ये। और ये तुमको कंडीशन पहले से ही सम्स में दिया हुआ है, आ रही है आपको बात समझ में, ये कंडीशन हमको पहले से ही सम्स में दिया हुआ है। तो देखो इस कंडीशंस में अगर हम यहाँ पे सोचें तो एच स्क्वायर जो है, देखो एच बहुत लेस देन है आर से, मतलब इसको अगर कंडीशनली लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर अपॉन 2h। और अगर ऐसा है तो इस रिलेशंस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इतने रिलेशंस हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो कंडीशंस है, देखो ये कह रहा है एप्रांट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। ये तुमको क्लियर है कि यहाँ तक तो चलो फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब यहाँ से क्या है कि हमें क्या देखने के लिए कह रहा है कि अप्रांट डेप्थ देखना है, मतलब यहाँ पे समझो इस लाइन पे ऐसे, ध्यान देना मेरी एक एक बात को, इस लाइन पे समझो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और आपको पता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस कंडीशन में एक एक टर्म्स में ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पे कि हम अगर कंसिडर करें तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, देखो आप लिखते हो ना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, म्यू टू क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी के कंडीशन में मैं यहीं लिख देता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, म्यू वन क्या है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे होगा h, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लेंगे प्लस r, ये हो गया, ठीक है। इतनी दूर में कहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो इसको आगे अपन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो अब हमें कंसिडर है म्यू टू की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से 1 एयर में है ये, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, मैं इस जगह कंसिडर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई वी प्लस, और यहाँ पे वैल्यू देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3h, देखो प्लस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये कंडीशन हो जाएगा ये, ठीक है। और इज इक्वल टू आप यहाँ पे करोगे म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग 1 माइनस 4/3/r, तो इसको वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3r, ठीक है।
क्लियर है? हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालते, v की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या लिख लेंगे, 1/3r प्लस 4/3h। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल लिया, क्लियर है, तो ये क्या लिखेंगे, 1/r प्लस 4/h, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो ऑप्शन तुमको दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा एच और ये, तो मतलब ये आर वगैरह को हमें यहाँ से कहीं इसी तरह हटाना है, ठीक है ना, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ देखो तुम एक चीज ध्यान से देखो, 1/3r है ना, 1/3r ऐसे कंसिडर किया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है तुमको यहाँ पे 4/h। तो इसको अगर हम इस वैल्यू से बनाए, देखो g बाई ओमेगा स्क्वायर आ रही है ना, तो हम इस r को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ना 2g/3 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर लो और क्या मिलेगा तुमको, -1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन, देखो आर को हम हटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4/h। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम आगे अगर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो 4/3h, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू एच बाई 4g, और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो गया 1/v की वैल्यू। अब सिर्फ v की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम सिर्फ v की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3h/4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4/4g प्लस 1 टू द पावर -1। देखो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल रिजल्ट, और ये रिजल्ट तुम देखो तुमको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया कि मैंने यही हमेशा बोला है कि आप एप्लीकेशंस अगर याद रखते हो क्वेश्चंस का तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्केट अप अ रैंप ऑफ अ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से ये रैंप पे जा रहा है। ठीक है, द हॉरिजेंटल ही सी स्टार्ट एट शॉन इन द फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैंप इज v नॉट। ठीक है, ये वेलोसिटी दिया हुआ बेटा v नॉट। ठीक है, एंड वांट्स टू टर्न अराउंड द ओवर अ सेमी सर्कुलर पाथ एक्स वाई जेड ऑफ रेडियस r, एक्स वाई जेड जिसका रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, during which he see reach the maximum height in that sense, ये हो जाएगा इसका, मैं यहीं पे फिगर में ही क्लियर करूँ, ये होगा मैक्सिमम हाइट यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट एट अ पॉइंट फ्रॉम अ ग्राउंड as shown in the figure, assume that the energy loss is negligible and the force required for the turn at the height point provided he is her weight only, then g is acceleration to the gravity। देखो यहाँ पर जब ये जा रहा है, यहाँ से ये कुछ जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट के पास यहाँ पर जाने में इसको कोई वेलोसिटी सपोज कर लो कुछ v1 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से इक्वेशंस बनाए, ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे ये आएगा तो ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन देगा, जो कौन सा होगा, नॉर्मल का एक्सेलरेशन, और नॉर्मल का एक्सेलरेशन अगर यहाँ से कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, और जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो इस वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर बाई आर, रेडियस दिया हुआ है आपको r, तो दैट मीन्स यहाँ से हम v1 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, रूट अंडर आर जी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लो वर्क पावर एनर्जी का इक्वेशन, तो वर्क पावर एनर्जी का इक्वेशन लगा सकते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ये देखो ये हाइट दिया हुआ एम जी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच इज इक्वल टू क्या आप बोलेंगे सिंपल पे हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास मास कैंसिल कर दो, क्या बचेगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ देखो v1 की वैल्यू ये दी हुई है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा r इंटू
जी, ठीक है ना, रूट में है तो बाहर आएगा तो एक टू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इससे देखो वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एच हाफ आर जी, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे को ऑप्शन ए जो है इससे करेक्ट हो रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, तो ये सही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है सी ऑप्शन में क्या है, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो। तो देखो एक्स एंड जेड पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, तो देखो ये सेंट्रिपिटल फोर्स अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये जीरो हो नहीं सकता, होगा तो फिर ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे होगा नहीं। और इस जगह से घूमने में इसको वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, जो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, तो ये तो जो सी ऑप्शन है सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट द पॉइंट एक्स एंड जी, ये कैंसिल है। सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम पॉइंट एक्स एंड जी, हाँ यहाँ से यहाँ जाने में ये हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस कंडीशंस के क्लियर से ये डी ऑप्शन सही होगा, मतलब इसमें ए और डी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है, जब रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा था तो एरोड्रोम में भी ये तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l pivoted at a point its end hanging up vertically, a bullet of the same mass moving with speed v strike a rod horizontally at a distance of x from the pivoted end and gets the embedded it, मतलब इसमें embedded हो जाता है। the combined system now rotate at an angular speed omega about the pivoted, the maximum angular speed omega is achieved for x is equal to xm then, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है कि जब तो ये घूमना शुरू हो जा रहा है कुछ ओमेगा से, ठीक है। तो चलो लॉजिकली देख लेते हैं क्या हम लोग क्या यूज करें, ये बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो बुलेट के लिए हम क्या लिख लेंगे, एम वी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, और ऊपर से कंसिडर कर रहे हैं तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा तुम फाइनली निकाल लोगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री वी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। देखो ये वैल्यू जो आएगी ये हमारी किसकी हो जाएगी, ओमेगा की, ठीक है। और यहाँ से तुम देखोगे तो ए ऑप्शन तुमको यही दिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है ओमेगा मैक्सिमम करने के लिए, तो देखो अब यहाँ पे भी सिंपल है, ये ओमेगा इज मैक्सिमम, ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब डी ओमेगा बाय डी एक्स को क्या कर लेंगे, हम जीरो कर लेंगे। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करो तो एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो पहले एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, थ्री वी मिल जाएगा, फिर माइनस करेंगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री वी एक्स, ये कांस्टेंट वाला टर्म, और ये क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर को रखने की जरूरत है क्योंकि इधर जीरो लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये सिक्स एक्स स्क्वायर आया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, एल अपॉन, देखो यहाँ से कैलकुलेट करो, थ्री एक्स स्क्वायर तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो यहाँ पे कंसिडर करो, देखो यहाँ पे अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या दिखेगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिले, देखो सी एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो l की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिवाइड बाई रूट थ्री, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी देखें, अब यहाँ x की वैल्यू था तो x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ से देखो l बाई रूट थ्री, मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाकी ओमेगा भी पूछ रहा है तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ जो ओमेगा है थ्री वी एक्स बाई दिस, तो ओमेगा में हम वैल्यू डाल देते हैं x की, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री वी इंटू एल बाई रूट थ्री डिवाइड बाई क्या लिख लेंगे हम, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो उसको ऊपर कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको, रूट थ्री वी बाई टू एल, ठीक है। ये हमको क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू तो देखो वी बाई टू एल, ठीक है। यहाँ से तुम देखो तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री वी, देखो रूट थ्री वी बाई ट्वेल्व, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो इजी बन जाते हैं, हो जाते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन तुमको एरोडोम में बहुत दिखेंगे, इज इट क्लियर।